We will continue with the ophthalmology, chapter number 7 from जतोई conjunctiva. This is a very important chapter और जतोई में अक्सर चीज़ें बहुत एक्सटेंडेड लिखी हैं और एक दो चीज़ें मिसिंग भी हैं. सो वो हम साथ साथ देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल कंजंक्टाइवा की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए. ये होता क्या है? बेसिकली दिस इज़ अ थिन ट्रांसलूसेंट म्यूकस मेम्ब्रेन दैट कवर्स द अंडर सर्फेस ऑफ आईलिड्स and is reflected over the interior part of eyeball to the limbus. अब अगर हम आई को फ्रंट से देखें तो बिल्कुल जो आयरस वाला रीजन है और जिसके सेंटर में प्यूपिल है वहाँ पे जो कवरिंग है ऊपर दैट इज़ कॉल्ड कॉर्निया. और बाकी की जितनी आई जो हमें फ्रंट से नज़र आ रही है इसके ऊपर सारी इस क्लैरा के ऊपर कवरिंग होती है ऑफ द कंजंक्टाइवा. और ना सिर्फ फ्रंट आई बॉल पे बल्कि हमारी लिड्स को भी कवर कर रही होती है कंजंक्टाइवा. तो इस तरह से है कि अगर एक हमारी अपर आईलिड है एक लोअर आईलिड है ये असल में बिल्कुल सेम ऐसे नहीं होता लेकिन जस्ट टू एक्सप्लेन ऐसे है कि एक हमारी ये आईलिड्स को पार्ट ऑफ कंजंक्टाइवा कवर कर रहा है और नीचे आ रहा है हमारा आई बॉल जिसको पार्ट ऑफ कंजंक्टाइवा कवर कर रहा है. तो ये आपस में ज़ाहिर बात है अलग-अलग लेयर्स तो नहीं है, ये आपस में जुड़ी हुई हैं. तो जहाँ से वो डिप डाउन करती है कंजंक्टाइवा ऊपर आईलिड वाली है नीचे आई बॉल वाली है और ये डिप डाउन करके फिर आई बॉल को बाकी का कवर कर रही है दैट इज़ कॉल्ड फॉर्निशियल कंजंक्टाइवा या फॉर्निक्स. सो जो आई को कवर कर रही है आई बॉल को दैट इज़ कॉल्ड बल्बर कंजंक्टाइवा. और जो लिड्स को कवर कर रही है उसको हम कहेंगे पैल्पेब्रल कंजंक्टाइवा. और जो दोनों को ज्वाइन कर रही है एक बैग की फॉर्म में बिटवीन द आई बॉल एंड द लिड दैट इज़ कॉल्ड फॉर्निक्स. तो ये एक सुपीरियर फॉर्निक्स होगी जो अपर आईलिड और आईलिड एंड आई बॉल के दरमियान होगी और बाकी जो नीचे की आईलिड और आई बॉल के दरमियान होगी. सो ये कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी रिगार्डिंग द कंजंक्टाइवा. उसके बाद आ जाती है लेयर्स ऑफ कंजंक्टाइवा. बेसिकली 2 लेयर्स हैं, इतनी डिटेल में हमने इसकी जाना नहीं है, जस्ट बेसिक हमें पता होनी चाहिए. फर्स्ट इज एपिथेलियम दैट इज नॉन स्क्वेमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम. ये एपिथेलियम पूछी जा सकती है कि कौन सी एपिथेलियम है. और टाइप 4 कोलेजन ये एक अंडरस्टूड सी बात है, बेसमेंट मेम्ब्रेन में होती ही ये है. और फिर आता है स्ट्रोमा. स्ट्रोमा में आगे 2 लेयर्स हैं. फर्स्ट इज एडिनॉइड लेयर एंड सेकेंड इज फाइब्रस लेयर. अब इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो एडिनॉइड लेयर है दैट इज़ एब्सेंट एट बर्थ. ये एक लिम्फॉइड लेयर है जो बाद में डेवलप होगी. सो आपसे पूछा जा सकता है कि स्ट्रोमा की कौन सी लेयर है जो बर्थ पे प्रेजेंट है या कौन सी लेयर है जो बर्थ पे एब्सेंट है. सेकेंड इज़ फाइब्रस लेयर. और फाइब्रस से जाहिर बात है कोलेजन और इलास्टिन इसमें पाया जाएगा. बिल्कुल बेसिक जो कंजंक्टाइवा की है वो हमने इतनी ही पढ़नी थी. फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं. ये बिल्कुल एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से और आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था. सो फर्स्ट टॉपिक इज़ कंजंक्टिवाइटिस. सो फर्स्ट टॉपिक इज़ कंजंक्टिवाइटिस. कंजंक्टिवाइटिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजंक्टाइवा. अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी क्लासिफिकेशन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये खाली क्लासिफिकेशन भी पूछ ली जाती है. सो ये वाली यहीं से करनी है आपने. फर्स्ट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ एटियोलॉजी या कॉज. तो इन्फेक्टिव कॉज हो सकता है जिसमें कोई बैक्टीरिया वायरस, वैसे इन्होंने क्लेमीडिया अलहदा से लिखा है वो भी बैक्टीरिया में ही आता है लेकिन चले यहाँ भी फिर ऐसे लिख लें बिकॉज क्लेमीडिया का इन्फेक्शन उसमें ज़रा डिफरेंट साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं. अगर हम आगे जो एक्सुडेट की बात करें तो उस लिहाज से ना म्यूकोप्रूलेंट और प्रूलेंट. अब यहाँ पे देखिए गोनोकोकल इन्फेक्शन प्रूलेंट होता है, म्यूकोप्रूलेंट में क्लेमीडिया और बाकी आते हैं. तो इस लिहाज से थोड़ा सा फ़र्क आता है. लेकिन अगर हम बिल्कुल एटियोलॉजी की ही बात कर रहे हैं, हाँ हम एक्सुडेट की बात नहीं कर रहे, वो एक अलहदा क्लासिफिकेशन है. तो यहाँ पे बनती तो एक ही बात है लेकिन इन्होंने अलहदा लिखा हुआ है. फिर नॉन माइक्रोबियल या नॉन इन्फेक्टिव में आता है एलर्जिक, ऑटो इम्यून और केमिकल वगैरह सारे. फिर एक्सुडेट में वाटरी डिस्चार्ज. ये थोड़ी जनरल सी बात है, आपको पता होनी चाहिए कि ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शंस में होता है वाटरी डिस्चार्ज. या अगर कोई एलर्जी है तब भी हमें वाटरी डिस्चार्ज ही मिलेगा. उसके बाद आ जाता है म्यूकॉइड डिस्चार्ज. म्यूकॉइड होता है ज़्यादातर तब जब कोई इन्फेक्शन, नॉट इन्फेक्शन लेकिन कोई ऐसी कंडीशन लाइक एलर्जी प्रोलॉन्ग हो जाती है. उसके बाद आता है म्यूकोप्रूलेंट. और प्रूलेंट जो हमने पहले डिस्कस कर लिया है. उसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ कंजंक्टाइवल रिएक्शन.
तो ये फॉलिकुलर और पेपिलरी दो तरह के होते हैं, इसको हम आगे डिटेल से देखेंगे। फॉलिकुलर पेपिलरी के आगे इसमें कुछ एग्जांपल्स भी बताई हैं, ये हम जब इनको देखेंगे तो साथ यही एग्जांपल्स आपने कोट करनी है। बिल्कुल बेसिक डिफरेंस ऑफ फॉलिकल एंड पेपिला आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो नॉर्मल है यही रेज्ड होगी, लेकिन फॉलिकल एंड पेपिला दोनों में ही इस तरह हमें रेज्ड मेम्ब्रेन नज़र आएगी। क्या डिफरेंस है कि ये जो डबल लेयर मेम्ब्रेन है उसके नीचे जो मतलब बिल्कुल कोर है, दैट इज़ ऑफ फाइब्रोवस्कुलर कोर या फाइब्रोवस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रोवस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, तो इसको हम कहते हैं पेपिला। और जो फॉलिकल होता है उसी तरह से डबल मेम्ब्रेन है, लेकिन यहाँ पे लिम्फॉइड फॉलिकल्स प्रेजेंट हैं, तो इसको हम कहेंगे फॉलिकुलर कंजंक्टिवाइटिस, इन केस ये कंजंक्टिवा बाहर वाली मेम्ब्रेन है। सो पेपिला और फॉलिकल का बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, उस लिहाज से ये कंजंक्टिवल रिएक्शन है जिसकी बेसिस पे हम कंजंक्टिवाइटिस को क्लासिफाई करते हैं। अब कंजंक्टिवाइटिस इतनी टाइप्स की हमने पढ़ा है, तो इन सब की डिटेल में जाने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें देखनी है रिगार्डिंग द कंजंक्टिवाइटिस, तो उसको पहले देख लेते हैं। इसका लिटरल मीनिंग हमने देख लिया, इन्फ्लेमेशन ऑफ द कंजंक्टिवा। सो बिल्कुल बेसिक चीज़ें जो हर तरह के कंजंक्टिवाइटिस में हमें नज़र आएंगी। हर तरह के इन्फ्लेमेशन में हमें पता है कि क्या साइंस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रेडनेस, कंजंक्टिवा हमें रेड नज़र आएगा कि मोसिस या हाइपरीमिया हम कह सकते हैं इसको। इसके अलावा यहाँ पे हमें बर्निंग मिलेगी, बर्निंग, फिर ग्रिटीनेस, ये बेसिकली ज़्यादातर इन्फेक्शंस के केस में होता है, ग्रिटीनेस एंड डिस्चार्ज। कुछ केसेस एसिम्प्टोमेटिक भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर इन्फेक्शियस केसेस में हमें ये साइंस एंड सिम्टम्स मिलेंगे। तो ये बिल्कुल बेसिक साइंस एंड सिम्टम्स है जो ऑलमोस्ट हर सिनेरियो में आपको दिया जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं पिंक आई या फिर म्यूकोप्रूलेंट कंजंक्टिवाइटिस, और म्यूकोप्रूलेंट हमने कहा था बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस, इसको देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज कॉज्ड बाय स्टेफिलोकोकस ऑरियस, मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया। एक तो क्लमीडिया का उन्होंने अलहदा से बताया, और वैसे बैक्टीरिया में इसके अलावा जो कॉमन है दैट इज स्टेफिलोकोकस ऑरियस। और जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है दैट इज़ मोस्टली सेल्फ लिमिटिंग, तो ये आमतौर पर खुद ही ठीक हो जाता है। बेसिक साइंस एंड सिम्टम्स हमें वही नज़र आएंगे, लेकिन सिनेरियो में पिकअप पॉइंट क्या है ये आपने याद रखना है, दैट इज़ आईलिड्स आर ग्लूड ऑन वेकिंग अप, रेडनेस, डिस्चार्ज, ये सारा कुछ है। लेकिन जब आप रात को सो के उठेंगे तो आपको फील होगा कि आपकी आईलिड्स आराम से ओपन, आप आंखें ओपन नहीं हो रही होंगी, बिकॉज यू विल फील द आईलिड्स आर ग्लूड टुगेदर। ये क्यों होता है? क्योंकि जो एक्सुडेट है वो सारी रात जो एक्यूमुलेट हो जाता है वो स्टिकी होता है और वो आईलिड्स को ग्लू कर देता है। अब बिल्कुल माइल्ड फॉर्म में क्या होगा कि हमें रेडनेस नज़र आएगी ऑन द पैल्पेब्रल पार्ट, यानी कि आईलिड्स के अंडर। जब ये डिजीज़ प्रोग्रेस करेगी, सिवियर फॉर्म में जाएगी, तो होल ऑफ द कंजंक्टिवा विल बी इन्वॉल्व्ड डिफ्यूजली। बाकी डिस्चार्ज और पेपिलरी रिएक्शन वगैरह सारी चीज़ें हैं जनरल रिगार्डिंग द कंजंक्टिवाइटिस। यहाँ उन्होंने पिक्चर में भी शो किया है कि इस तरह से म्यूकोप्रूलेंट डिस्चार्ज हमें नज़र आ रहा है। डायग्नोसिस को हमने क्लिनिकली करना है। अब इसकी ट्रीटमेंट देख लें हमने क्या करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर इस आई की कंडीशन देखें, इसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट देखते हैं। सो यहाँ पे चूँकि हमें डिस्चार्ज मिल रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इरिगेशन करनी है कि ये जितना डिस्चार्ज ऊपर प्रेजेंट है ये वॉश हो जाए, और मज़ीद हमने लिड की हाइजीन की तरफ ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे पहले इन्फेक्शन हुआ है, तो मज़ीद उसकी प्रोग्रेशन को रोकने के लिए हमें ये कंटिन्यूसली जब डिस्चार्ज आएगा हमने उसको रिमूव करना है, यानी हमने आईलिड की हाइजीन को देखना है। आई लैशेज़ वगैरह पे भी प्रेजेंट होगा डिस्चार्ज, तो इसको हमने रिमूव करना है। उसके बाद ये है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इसीलिए हम देंगे टॉपिकल एंटीबायोटिक ड्रॉप्स। और जैसा कि हमने देखा कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो बैक्टीरिया का आपको पता है कि उस केस में आप यहाँ पे डिस्कम्फर्ट और पेन भी हो सकती है, इसीलिए हमने यहाँ देनी है एनाल्जेसिक्स।
जब बॉडी में इन्फेक्शन चल रहा हो इस तरह की स्टेज में, तो अनटिल एंड अनलेस बहुत ज़रूरी हो जाए हम स्टीरॉयड्स नहीं देते। तो ये एक बात आपने मेंशन करनी है कि नो स्टीरॉयड्स आर गिवन। उसके बाद आ जाती हैं डार्क ग्लासेस, क्योंकि कुछ केसेस में फोटोफोबिया होता है, लेकिन ये बाद में आती है पॉइंट्स जो सब में कॉमन नहीं है। और एक और पॉइंट आपने याद रखना है कि आई बैंडेज हमने नहीं करनी जब भी कोई करंट इन्फेक्शन चल रहा हो बॉडी में। ये बातें आपने याद रखनी है। हम उसको कवर नहीं करते, पट्टी वगैरह नहीं करेंगे। सिर्फ आई की नहीं, जनरल अगर हम बात करें, कोई आई सर्जरी या बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन चल रहा हो तो हम किसी भी किस्म की सर्जरी नहीं करते। सो ये कुछ बेसिक बातें थी, इसको एक दफ़ा देख लेते हैं। इरिगेशन हमने फ़र्स्ट ऑफ ऑल करनी है, फिर हमने लिड हाइजीन का ख्याल रखना है, हमने एंटीबायोटिक ड्रॉप्स देने हैं, एनाल्जेसिक्स देनी है, फिर हमने प्रिवेंशन की बात करनी है जिसमें आती हैं डार्क ग्लासेस, स्टीरॉयड्स यूज़ नहीं करना, बैंडेज यूज़ नहीं करना। ये कुछ पॉइंट्स थे। इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं जब कंजक्टिवा इन्वॉल्व हो रहा है ना, तो उससे सबसे करीब क्या चीज़ पड़ी है, कॉर्निया। तो अक्सर कंजंक्टिवाइटिस के केसेस में जो कॉम्प्लिकेशंस आएंगी दैट कैन बी रिगार्डिंग द कॉर्निया। सो सुपरफिशियल केराटाइटिस या मार्जिनल अल्सर हो सकता है इन द कॉर्निया। और ये कंजंक्टिवाइटिस अगर ट्रीट ना किया जाए तो ये क्रॉनिक कंजंक्टिवाइटिस में कन्वर्ट हो सकता है। सो दिस वॉज अबाउट द म्यूकोप्रूलेंट या फिर बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस। इसके अलावा एक मज़ीद टॉपिक हम देख लेते हैं इस पार्ट में, दैट इज़ प्रूलेंट कंजंक्टिवाइटिस या गोनोकोकल कंजंक्टिवाइटिस। ये हाइपर एक्यूट रिएक्शन है, यानी कि एक्यूट फिर भी कुछ टाइम लेगा लेकिन बहुत जल्दी से जो डेवलप होता है, दैट इज़ गोनोकोकल इन्फेक्शन। गोनोकोकल इन्फेक्शन के बारे में एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो आपने याद रखनी है कि ये 2 एज ग्रुप्स में हमें नज़र आता है, इन्फेंट्स में एंड एडल्ट्स में। इन्फेंट्स में कब होगा, अगर आपको ये बात पता होगी कि इन्फेंट्स में फर्स्ट 3 to 4 वीक्स ऑफ लाइफ तक टीयर प्रोडक्शन नहीं होती। तो अगर हमें कोई सिक्रीशन, कोई डिस्चार्ज, कोई फ्लूइड नज़र आए विद इन द आई, तो वो टीयर्स नहीं होंगे। अगर लेस देन 3 वीक्स में नज़र आए, बिकॉज टीयर प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुई, दैट इज़ एन इंडिकेशन ऑफ सम पैथोलॉजी या कोई इन्फेक्शन, स्पेशली कंजंक्टिवाइटिस। अगर विद इन द फर्स्ट वीक हमें नज़र आए तो दैट इज़ मोस्ट प्रोबेबली गोनोकोकल इन्फेक्शन इन द इन्फेंट्स। जो इन्फेंट एज ग्रुप में हमें विद इन 1 वीक नज़र आएगा, और एडल्ट्स में जेनिटल इन्फेक्शन के साथ ये एसोसिएटेड होगा। ये इन्फेंट्स में आपसे पूछते होते हैं कि फर्स्ट वीक में हो तो क्या होगा, सेकेंड वीक में हो तो मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस क्या होगा, वो हम अगले टॉपिक में देखेंगे। गोनोकोकल से रेलिवेंट आपको यही याद रखना है कि विद इन द फर्स्ट वीक इन्फेक्शन अगर आई का हो, कंजंक्टिवाइटिस हो इन्फेंट में, तो उसका मोस्ट प्रोबेबल कॉज इज़ गोनोकोकल कंजंक्टिवाइटिस। और ये प्रूरुलेंट है, नॉट म्यूकोप्रूरुलेंट। बाकी सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सारे कंजंक्टिवाइटिस हमने जो बैक्टीरिया से रिलेटेड है हमने देखा कि वो म्यूकोप्रूरुलेंट एंड दिस वन इज़ प्रूरुलेंट एंड हाइपर एक्यूट रिएक्शन, जिसमें एक्सट्रीमली प्रोफ्यूज पस लीकेज हमें नज़र आएगी, जैसा कि इस आई में हमें नज़र आ रहा है। इन दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। ये वाइटिश डिस्चार्ज है, दैट इज़ म्यूकोप्रूरुलेंट, एंड दिस इज़ येलोइश डिस्चार्ज, दैट इज़ प्रूरुलेंट। फिर यहाँ आईलिड की प्रोफ्यूज इन्वॉल्वमेंट है, ये क्रस्टिंग आपको नज़र आ रही है ऑन द आई लैशेज़। तो डिस्कम्फर्ट बहुत ज़्यादा होगा, पेन इसमें ज़्यादा होगी। इसके अलावा यहाँ सिर्फ आई की इन्वॉल्वमेंट थी, इनको कंपैरिजन में आपने याद रखना है। यहाँ पे हमें आई लिड्स की इन्वॉल्वमेंट भी नज़र आ रही है। सो आई लिड्स आर ऑल्सो एडिमेटस। इसके अलावा सिर्फ आई लिड्स के अलावा यहाँ हमें पेरी ऑरिकुलर एडिमा एंड टेंडरनेस भी नज़र आएगी। यानी यहाँ सिर्फ आई की इन्वॉल्वमेंट थी और कुछ हद तक पेन थी, और यहाँ ये सराउंडिंग सारा एरिया जो है ये पेन में होगा, और हमें यहाँ बहुत प्रोफ्यूज इन्वॉल्वमेंट और ज़्यादा रेडनेस और डिस्चार्ज और ये आई लिड्स की इन्वॉल्वमेंट, आई लैशेज़ की, ये सारा कुछ हमें यहाँ पे नज़र आएगा। और हाइपरीमिया और कीमोसिस बहुत सिवियर है। इसके अलावा हमें ये पता है कि लिम्फेडिनोपैथी बॉडी में या तो कैंसर में नज़र आती है या इन्फेक्शन में नज़र आती है, और उन इन्फेक्शन में नज़र आती है जो बहुत सिवियर होते हैं। तो दिस इज़ द सिवियर वन। सो यहाँ पे हमें लिम्फेडिनोपैथी, पेरीऑरिकुलर लिम्फेडिनोपैथी भी नज़र आएगी, और कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट जो है ये कॉमन है इसमें। तो ये 3 बातें हमने देख ली, जो बल्कि 4 बातें जो डिफ्रेंशिएट कर रही हैं बिटवीन द गोनोकोकल एंड द अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस।
तो इसको रिवाइंड करके देख लें, ये बातें इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें जैसा कि हमने कहा कि कॉर्निया की इन्वॉल्वमेंट आम बात है, तो वही कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी। ये कॉम्प्लिकेशंस आप खुद से बना सकते हैं जब आपको पता हो कि कितना सवेयर है और कॉर्निया को इन्वॉल्व कर रहा है। इसके अलावा साइंस हमने सारे इसके देख लिए, डायग्नोसिस हम इसका क्लिनिकली करेंगे। अब इसमें ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट इसका सेम है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इरिगेशन करनी है, जैसे भी जिस भी किस्म की पास है हमने उसको ड्रेन तो करना है। उसके बाद हमने देनी है एंटीबायोटिक्स। अब यहाँ पे आयराइटिस भी हो रहा है, ना सिर्फ कॉर्निया इन्वॉल्व हो रहा है बल्कि आयरस भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो कुछ पेन उस वजह से मज़ीद बढ़ जाती है, क्योंकि हमने देखा कि सारा एरिया ही इन्वॉल्व हो रहा है। उस वजह से पेन रिलीव करने के लिए हमने एट्रोपिन देनी है। चूँकि इन्फेक्शन सवेयर है तो एंटीबायोटिक भी सिस्टमिक प्लस टॉपिकल हमें देनी पड़ेगी, और इसका यही ट्रीटमेंट है। इसके अलावा बाकी जितने पॉइंट्स हैं, एनाल्जेसिक्स, डार्क ग्लासेस, नो स्टीरॉइड्स, नो आई बैंडेज, सारे पॉइंट्स पिछले वाले आपने इसमें इंक्लूड करने हैं। जस्ट ये एडिशन है कि एट्रोपिन हम दे रहे हैं, एंटीबायोटिक बोथ सिस्टमिक एंड टॉपिकल। सो दिस इज़ अबाउट द प्रूरलेंट कंजंक्टिवाइटिस। इन दोनों के केसेस में आप प्रोफाइलेक्सिस खुद से लिख सकते हैं। अगर एक आय इन्वॉल्व है तो हमने दूसरी को प्रोटेक्ट करना है, और इसके अलावा हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको भी हमने प्रोटेक्ट करना है। तो उसके लिए हमारी आइसोलेशन ज़रूरी है, हमारी आई से रेलिवेंट टॉवल्स वगैरह एक्सेट्रा फोमाइड्स चीज़ें सेपरेट होना भी ज़रूरी है। फिर अवॉइड कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड आई, कि ये आपकी अपनी इन्फेक्टेड आई के साथ दूसरी आई का भी कांटेक्ट ना हो और किसी और का कांटेक्ट भी ना हो। कंटिन्यूसली आपने इरिगेशन करते रहना है, हैंड वॉश करते रहना है। सो ये कुछ जनरल सी बातें हैं दैट यू कैन राइट योर सेल्फ। सो दिस इज़ द purulent and mucopurulent conjunctivitis, and we will continue with the next topic in the next part.